24 अप्रैल 1973 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है केशवानंद भारती केस में, और इसी जजमेंट से पूरी पार्लियामेंट हिल जाती है। एक्चुअली इस जजमेंट में था क्या? इस जजमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट उभर के सामने आया। बेसिक स्ट्रक्चर यानी अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करती है तो बेसिक स्ट्रक्चर का अमेंडमेंट नहीं कर सकती। इससे पहले क्या था? इससे पहले 1973 तक सरकार लगातार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती हुई जा रही थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद से इस पर सरकार पर या पार्लियामेंट पर एक लगाम लग गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1973 के बाद जब इमरजेंसी की सिचुएशन थी देश में, उस टाइम केशवानंद भारती जजमेंट के बाद जो पार्लियामेंट खुद को नीचा महसूस कर रही थी या सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी स्थापित हो जाने के बाद ऐसी कंडीशन में एक अमेंडमेंट आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोविजन थे जो जोड़े गए या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऐसे चेंज किए गए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उस दौर की सिचुएशन देख लेते हैं। अगर इस सिचुएशन को हम समझ लेते हैं कि उस टाइम हालात क्या थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd में जो अमेंडमेंट हुआ है, 42nd में जो अमेंडमेंट हुआ है, उससे अगर हम एग्जाम में फिर तुक्का भी लगाएंगे तो भी हम सही कर पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस टाइम की सिचुएशन क्या थी। साल था 1971। 1971 इलेक्शन का दौर था, तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ, यानी रिमूव द पॉवर्टी सेव द कंट्री। तो इसमें पहली सिचुएशन है पॉवर्टी। इसी पॉवर्टी को दूर करने के लिए, इसी गरीबी को दूर करने के लिए 1975 में 1975 में जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान थी, 5 ईयर प्लान, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, उसी में गरीबी को दूर करने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी ने इसको फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इंक्लूड कर दिया और इसके लिए फंड जारी किया। तो पहला मुद्दा तो है पॉवर्टी का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कुछ चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी जो पॉवर्टी को दूर करने के लिए जोड़ी गई थी। अगला जो मुद्दा मिलेगा, अगली जो चीजें मिलेगी आपको, वो मिलेंगी 1973 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, केशवानंद भारती केस, केबीसी, केशवानंद भारती केस। इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी, 13 जजेस की बेंच बैठी थी, और इसने बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया था। तो इससे पार्लियामेंट को लगा, या कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट करने की जो पावर थी उस पर एक कंट्रोल लग गया। इससे पहले क्या हो रहा था, 1967 से लेके और इन 1971 तक, जहां कॉन्स्टिट्यूशन में 1967 से 1971 तक लगातार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते चले गए, यानी इन 4-5 सालों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगभग 15 से 16 अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर चुकी थी। तो ऐसी सिचुएशन में अब पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट करने की जो पावर थी, एक मतलब पार्लियामेंट जैसे खुल्लम खुल्ला कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट कर रही थी उस पर एक कंट्रोल हो गया, और इस कंट्रोल को लगने के बाद अब पार्लियामेंट को लगा कि मेरी पावर कमजोर हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट या जो उस टाइम की सरकार थी वो क्या करेगी, अब सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने की कोशिश करेगी। तो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि जहां सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम किया जा रहा है, पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाया जा रहा है, स्टेट की पावर को कम किया जा रहा है, उसके एवज में पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाया जा रहा है। तो दो चीजें हो गई, पहला हो गया पॉवर्टी से रिलेटेड, दूसरा हो गया 1973 का केशवानंद भारती केस, और तीसरा क्या, 1971 में रामसर, 71 में रामसर में ईरान में एक वेटलैंड समझौता हुआ था, वेटलैंड से संबंधित एक समझौता हुआ था। यानी इस कंडीशन को देखते हम ये समझ सकते हैं कि उस टाइम इंदिरा गांधी जो है उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी और वो रामसर गई थी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी इन्वायरमेंट के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ी थी। तो इन्वायरमेंट के प्रति जो उनकी जागरूकता बढ़ी, तो उससे रिलेटेड कुछ लॉज वो बनाना चाह रही थी, और उनको लागू करने के लिए जरूरी था कि वो इन चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करे।
तो आपको ये 3 बेसिक चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पहली, पॉवर्टी को दूर करने वाली चीजें। दूसरा, आपको मिलेगी केशवानंद भारती केस के बाद पार्लियामेंट जो खुद को कमजोर फील कर रही थी, पार्लियामेंट अपनी पावर दिखाने की कोशिश करेगी और सुप्रीम कोर्ट को कम करने की कोशिश करेगी उसकी पावर्स को। और तीसरा, जो इन्वायरमेंट के प्रति बढ़ती जागरूकता है, उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन इसमें जोड़े गए। और एक चौथी और चीज देख सकते हैं, चौथी कंडीशन देख सकते हैं, मतलब वो यूपीएससी के हिसाब से या पीसीएस एग्जाम के हिसाब से कहना तो ठीक नहीं, लेकिन उस टाइम इमरजेंसी के हालात थे। इमरजेंसी की सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में जो है गवर्नमेंट तानाशाह टाइप की बन गई थी और वो मनमाने कानून बना रही थी। तो ऐसे कोई भी प्रोविजन अगर आपको दिखे कि ये ऑप्शन में है, तो आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आप उनको मान सकते हो, अगर आपको तुक्का भी लगाना है। तो सबसे पहले है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया? देखो, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लगभग 40 नए, 40 नए जो है आर्टिकल ऐड किए गए, आर्टिकल्स ऐड किए गए लगभग 40। दो नए पार्ट्स जोड़े गए, पार्ट 4A, दो नए पार्ट्स जोड़े गए, पार्ट 4A और पार्ट 14A। तो दो नए पार्ट जोड़े गए। जो कॉन्स्टिट्यूशन की 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल, 7 शेड्यूल में जो है उसमें चेंज किया गया, शेड्यूल में चेंज किया गया, प्रियम्बल के साथ में चेंज किया गया। प्रियम्बल में 3 नए वर्ड जोड़े गए। तो मोटे मोटे आप देख सकते हो 40 नए आर्टिकल्स, एक दो नए पार्ट्स, 7 शेड्यूल में चेंज किया गया और प्रियम्बल में चेंज किया गया। तो अब तक की इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट रहा है अब तक की, यानी आज तक की, जिस डेट में मैं आज बोल रहा हूँ 19 मार्च तक के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो चेंज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसीलिए इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। आगे इसमें देखते हैं और क्या इसमें चीजें जोड़ी गई। तो सबसे पहले बात करेंगे शेड्यूल 7 की, कि शेड्यूल 7 के अंदर क्या क्या जोड़ा गया। जैसे कि पहली क्लासेज में मैंने आपको शेड्यूल्स बड़े डिटेल में पढ़ाई है, तो शेड्यूल 7 में एक बार फिर आपको बता देता हूँ। शेड्यूल 7 जो है, 7वीं जो अनुसूची है, इसमें 3 लिस्ट दी हुई है। एक तो ये आर्टिकल 42 246 से रिलेटेड है, 246 से सीधे रिलेटेड है। और इसमें 3 लिस्ट दी गई है। पहली है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। एक बात मैंने आपको बताई है कि इस पे कानून बनाती है पार्लियामेंट, दूसरी स्टेट लिस्ट पे कानून बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, और जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट पे कानून कौन बनाती है? कंकरेंट लिस्ट पे कानून बनाती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और स्टेट, यानी दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। अब चूंकि गवर्नमेंट जो है देश से गरीबी दूर करना चाह रही थी, लोगों को रोजगार देना चाह रही थी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ कानून लागू करना चाह रही थी, और ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं ये दिए गए थे पहले स्टेट लिस्ट में। तो इनको जरूरी था कि स्टेट लिस्ट से उठा के, यहाँ स्टेट लिस्ट से उठा के इनको भेजा जाए कंकरेंट लिस्ट में। तो जब ये कंकरेंट लिस्ट में जाएंगे तो इस पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो अब वो देख लेते हैं कि 7th शेड्यूल में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में भेजे गए। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन पहला वो सब्जेक्ट था, मतलब चार सब्जेक्ट मोटे मोटे भेजे गए। पहला था एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये देखो, एजुकेशन, गवर्नमेंट जो है गरीबी दूर करना चाह रही है, तो सबसे पहला ध्यान देगी शिक्षा पे। जिस देश की शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा होगी तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो गरीबी दूर होगी। ऐसे ही जो फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है एंड बर्ड्स है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बताया, ये सुधार हुआ। वेट एंड मेजर्स, देखो हर राज्य सरकारों के अपने अलग अलग कानून हो सकते हैं इस पे,
लेकिन जब एक कॉमन कानून इस पे बन जाएगा, कॉमन लॉ इस पे बन जाएगा, तो क्या है कि जो ट्रेड फैसिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इससे भी क्या है, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, इससे भी गरीबी दूर होने में हेल्प मिलेगी। ऐसे ही आप एजुकेशन के रिगार्डिंग देख सकते हैं कि अभी तक एजुकेशन से रिलेटेड दो रिफॉर्म हुए हैं। पहले 1986 का, और दूसरा 2020 की कस्तूरीरंगन कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की। तो ये टॉपिक, अगर ये सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाए तो फटाक से आप तुक्का भी लगाओगे तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे ही लगा देना। आगे बात की गई है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, यानी जो न्याय का प्रशासन है, न्यायालयों का जो प्रशासन है वो भी स्टेट लिस्ट से पहुंचा दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। आगे बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, यानी जितनी भी लोअर कोर्ट हैं उनके गठन के प्रोविजन ये स्टेट लिस्ट से निकाल के कंकरेंट लिस्ट में भेज दिए गए। तो ये चेंज हुआ था 7th शेड्यूल में। आगे बात करते हैं ट्रिब्यूनल को लेके कि जो न्यायाधिकरण थे, ट्रिब्यूनल थे, उसमें क्या चेंज किया गया। देखो, इससे एक तो नया कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 14A। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से नए पार्ट्स जुड़े थे या कौन कौन से नए आर्टिकल जुड़े थे। अब पार्ट जुड़ गया 14A। इसमें देखो, इसमें दो चीजें दी गई है। पहला है आर्टिकल 323A, ये जोड़ा गया। दूसरा जोड़ा गया इसमें 323B। अब ये जो 323A है, इसमें होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और इनका गठन कौन करती है, इनका गठन करती है पार्लियामेंट। ये आपको ध्यान रखना है। सपोज करो कल आप आईएएस बन जाते हो, आप आईएएस बन गए, उसके बाद आपके जॉब को लेके कोई पंगा हो गया, तो आप सीधा इसी से बने हुए जो सीएटी जो होता है, सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसी में आप अपना केस दायर करोगे। इसके अलावा 323B ये है अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का संबंध किस आर्टिकल से है, तो 323 से। कंफ्यूजन नहीं होना आपको, 323B नहीं लगाना, क्योंकि ये अदर मैटर के लिए। और दूसरा, इसका जो फॉर्मेशन है, इसमें जो ट्रिब्यूनल गठित होगा उसको कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है ट्रिब्यूनल के गठन का, और यह है अन्य मामलों के लिए। आगे बात करते हैं कि प्रियम्बल में क्या चेंज किया। प्रियम्बल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार फिर बता देता हूं कि प्रियम्बल में 3 नए वर्ड जोड़े गए, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर। ये 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसी से तीनों वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड प्रियम्बल में जोड़े गए। आगे देखते हैं आगे और क्या चेंज हुआ। आगे बात करेंगे डीपीएसपी की कि डीपीएसपी के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए। जैसे कि आप जानते हो डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जैसे कि आप जानते हो इसके लिए दिया गया है पार्ट 4, और आर्टिकल दिए गए हैं इसके लिए 36 से 51 तक। इसमें जो 36 आर्टिकल है इसको समझो, इसमें बात की गई है स्टेट की। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड की बात दो जगह की गई है मोटी मोटी। एक आर्टिकल 12 में वो की गई है कि स्टेट क्या होगा, फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग स्टेट क्या होगा, और ऐसे ही डीपीएसपी के रिगार्डिंग स्टेट क्या होगा। और आर्टिकल 37 में बोला गया है कि जब पार्लियामेंट कोई नई पॉलिसी लागू करेगी या कोई नया लॉ बनाएगी तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रखेगी। यानी डीपीएसपी एक तरह से पार्लियामेंट के, गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटीज आप कह सकते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर्टिकल 51A में वो आम नागरिकों के लिए है, लेकिन जो डीपीएसपी है
ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को ये लागू करने चाहिए, और ये एनफोर्सेबल नहीं है। दूसरी चीज, ये एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कोर्ट में जाके इनके लिए न्याय नहीं मांगा जा सकता, जैसे फंडामेंटल राइट के लिए मांगा जा सकता है कि मुझे ये फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है। कल मैं जाके ये नहीं बोल सकता कि मुझे जो है आर्टिकल 39 या ये सब चीजें मुझे नहीं मिल रही है, तो इसलिए जस्टिसेबल भी नहीं है। अब देखते हैं कि इससे कौन कौन से नए आर्टिकल जोड़े गए। सबसे पहले जो आर्टिकल जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया आर्टिकल 39। देखिए ये है 39। 39 में क्या बोला गया है कि जो बच्चे हैं उनकी जो हेल्थ है उसके ध्यान रखने की बात की गई है इसमें, यानी टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब आप खुद बताइए, जहां जिस देश के अंदर, जिस कंट्री के अंदर बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो अच्छे से पढ़ पाएगा, अच्छे से पढ़ पाएगा तो अच्छे से रोजगार कर पाएगा, तो ऐसे ही तो गरीबी दूर होगी। यही तो गरीबी को दूर करने वाले फैक्टर है कि हेल्थ का अच्छा होना चाहिए। तो ये जो स्टार्टिंग में कुछ चीजें मैंने आपको कुछ डायमेंशन बताई, वही सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड है आर्टिकल 39। दूसरा है आर्टिकल 39A, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता। ये मुफ्त कानूनी सहायता क्या है? देखो 1987 में 1987 में नालसा का गठन किया गया। नालसा, नालसा, और इस नालसा का काम होता है गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना। यानी देश के अंदर कुछ वंचित वर्ग के लोग हैं, जैसे कह सकते हैं गरीब लोग हुए, उसके अलावा माइनॉरिटीज हुए, विकलांग हुए, एससी एसटी, ऐसे लोगों के लिए क्या है जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीबी का सामना कर रहे हैं, और उनके साथ कोई केस हो जाता है तो कोर्ट में उन्हें भी जस्टिस मिलना चाहिए। इक्वल जस्टिस के प्रोविजन को लागू करने के लिए ये फ्री लीगल एड लागू किया गया। यानी यहाँ भी गरीबों के लिए काम हो रहा है। जो 1975 का गरीबी हटाने का जो इंदिरा गांधी का नारा था, या जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान थी, उसमें जो चीजें लागू की गई थी उसको दूर करने के लिए ये इंक्लूड किया गया। आगे बात करते हैं आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A, 43A आप देखिए, टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो जब इंडस्ट्री में वर्कर्स सिक्योर रहेंगे, उनकी भागीदारी बढ़ेगी, तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। तो ये भी जुड़ा हुआ है गरीबी दूर करने से ही। अब बात करते हैं आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वो गई, इंदिरा गांधी गई थी रामसर, उसके बाद वो इन्वायरमेंट के प्रति सजग हो गई। उसी दौरान जो है प्रोजेक्ट टाइगर जैसे, प्रोजेक्ट टाइगर जैसी कुछ स्कीम चलाई गई, टाइगर्स को बचाना है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। उसके अलावा और जितने जंगली जानवर थे या पक्षी थे उसके लिए कानून बनाए गए। तो 48 ए क्या कहता है कि इसमें जो है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी पर्यावरण की रक्षा करना और उसका सुधार करना, और जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा करना। आगे बात करते हैं आगे क्या चेंज हुए। आगे आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेगी आपको आर्टिकल 51A, और इसके लिए अलग से जो पार्ट है वो पार्ट है पार्ट 4A। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये जो आम नागरिक हैं उनके कुछ कर्तव्य हैं जो उन्हें करने चाहिए। देखो 1976 में, 1976 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, एक कमेटी गठित की गई, और इसी कमेटी ने इन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसकी रिकमेंडेशन दी। लेकिन उस टाइम जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो लागू की गई थी 10। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ के यूपीएससी यही आपको फंसा देगी। वो एक स्टेटमेंट डालेगी कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लागू की गई। अब आपके दिमाग में तो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं, लेकिन उस टाइम लागू की गई थी 10।
उसके अलावा जो 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जोड़ी गई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये हुआ था 2003 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें जो है 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ऐड की गई थी। इस फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर क्या है कि जो माता पिता है, अभिभावक है, गार्जियन है, उनकी जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको शिक्षा के अवसर देने होंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी एजुकेशन की। ये माँ बाप की या गार्जियन की जिम्मेदारी है। और इसके लिए फंडामेंटल राइट में आर्टिकल जोड़ा गया था 21A, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। एक और चीज चेंज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे रिलेटेड किया गया था कि ये प्रोविजन पहले था 6 से 14 साल वाला डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 45 के अंदर। जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होगी कि 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन के वो प्रोविजन करें। लेकिन इसमें से जो 6 से 14 वाला जो कॉन्सेप्ट है 6 to 14 ईयर वाला, ये यहाँ से निकाल के ये ऐड कर दिया गया फंडामेंटल राइट में और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। इन्हीं को, ये हालांकि थोड़े फैक्चुअल लग रहे हैं डाटा, लेकिन इन्हीं को जब एक स्टेटमेंट में डाला जाता है तो पूरा कंसेप्ट बन जाता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी की, आपातकाल की। तो इमरजेंसी के अंदर क्या हुआ, देखो पहले जब इमरजेंसी लगती थी तो सपोज करो कि इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर इमरजेंसी लग गई, पंजाब के अंदर इमरजेंसी लग गई एक स्टेट के अंदर, तो वो इमरजेंसी सिर्फ पंजाब के अंदर ही लगी रहेगी। लेकिन 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक चेंज ये कर दिया कि प्रेसिडेंट भले ही प्रॉब्लम पंजाब के अंदर हो, लेकिन वो इंडिया के अन्य हिस्सों पे भी, पूरे इंडिया पे या उसके किसी भी हिस्से पे जो है इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं। तो एक नया प्रोविजन इमरजेंसी से रिलेटेड ये किया गया था। इमरजेंसी आर्टिकल किस आर्टिकल में दी गई है ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए, पार्लियामेंट से रिगार्डिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए। तो सबसे पहले जो चेंज किया गया, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेशन जो होती है उसकी जो टर्म है वो होती है नॉर्मली 5 साल, 5 साल होती है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन थी, तो इस सिचुएशन में क्या किया कि जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनका टर्म बढ़ा के कर दिया गया 6 साल, 5 से 6 साल। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और ये किया जा सकता है कि 1 साल के लिए उसका टर्म बढ़ाया जा सकता है। तो पहली बार ये किया गया कि 5 से 6 साल का इनका कार्यकाल कर दिया गया। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी अब देख रहे हो आपकी पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये देखो लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री यानी लोकसभा स्पीकर और जो प्राइम मिनिस्टर है उनको कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी गई, उनको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दी गई और ये मेंशन किया गया आर्टिकल 329A में। उसके अलावा जो कोरम रिक्वायरमेंट की कंडीशन होती है इसको एबॉलिश कर दिया गया। यानी देखो कोई भी बिल अगर पास करना हो, कोई भी बिल अगर पास करना हो तो उसके लिए क्या है कि कोरम की सिचुएशन पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। कोरम होता क्या है कि सपोज करो कि किसी हाउस में 550 मेंबर है लोकसभा के अंदर, तो इसके लिए कोरम होगा यानी 10% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, 10% मेंबर जो है प्रेजेंट होने चाहिए। 10% यानी 55 मेंबर जो है उस हाउस में होने चाहिए, तभी कोई बिल लाया जा सकता है और वो पास हो सकता है। तो इस कंडीशन को भी खत्म कर दिया गया, यानी कोरम की कोई जरूरत नहीं है। मतलब गवर्नमेंट अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाह रहे हैं कि वो अपनी कैबिनेट या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके साथ बैठ के भी अगर कोई लॉ बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एक तरह से ये चीज थी तानाशाही वाली। तो ये चेंज किया गया। आगे जो सांसद थे, पार्लियामेंट वाज गिवन द अथॉरिटी टू डिसाइड द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ इट्स मेंबर एंड कमिटीज रेगुलरली। जो पार्लियामेंट की कमिटी थी और जो उसके मेंबर थे उनको कुछ अलग से कुछ डिसीजन मेकिंग पावर दी गई और उनको कुछ विशेषाधिकार या कुछ प्रिविलेजेस दे दिए गए। आगे बात करेंगे आर्टिकल 74 में एक चेंज किया गया। इसमें चेंज ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। अगर उन्हें कोई काम करना है
तो वो काम करेंगे सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के अनुसार ही काम करेंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे वो काम करेंगे। इसके अलावा उन्हें अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको बोलेगी वो उनको करना पड़ेगा। तो ये एक चेंज किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 32 से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसमें क्या चेंज किया गया? जो सुप्रीम कोर्ट है, अब भड़ास निकल रही है 1973 के जजमेंट की। अब बात करेंगे आर्टिकल 32A की। जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उसकी चेक नहीं कर सकता स्टेट लॉ की, यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम किया जा रहा है। दूसरा है आर्टिकल 131A। इसमें क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वो चेक करना चाहता है, तो उसके लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष क्षेत्राधिकार दे दिया गया। आगे आर्टिकल 144A में क्या किया गया? देखो, कोई भी जुडिशियल बेंच, जो जुडिशियल बेंच होती है उसमें जो मिनिमम जज होते हैं वो होते हैं 5। जो जुडिशियल बेंच होती है उसमें कम से कम जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के 5। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि कोई भी कानून अगर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अगर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है, चेक करना चाहता है, तो उसमें कम से कम जज होने चाहिए, कम से कम जज होने चाहिए 7 जजों की एक पीठ होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर सकती है। और दूसरा, इसके अलावा अगर इस कानून की वैधता को खत्म करना है, यानी इस कानून को खत्म करना है जुडिशियल रिव्यू की पावर से, तो इसके लिए क्या है कि 2/3 जजेस का बहुमत होना चाहिए। 2/3 जजेस का बहुमत होना चाहिए। तो इससे क्या है, नॉर्मली क्या है कि 50% + 1 के बहुमत से अगर कोई जजमेंट दिया जाता है तो वो लागू हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कम से कम 2/3 जज एक साइड होने चाहिए, तभी उसको जो है उस लॉज को खत्म किया जा सकता है। एक ये प्रोविजन जोड़ा गया। जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी रिट पावर पे कंट्रोल किया गया, उनकी रिट पावर पे कई प्रतिबंध लगा दिए गए। जो रिट पावर है हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट्स पावर टू इशू रिट्स फॉर एनी अदर पर्पस, इस पे कंट्रोल किया गया। आगे बात करते हैं। अब जुडिशियरी से रिलेटेड और चीजें देख लेते हैं कि जो हाई कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी वो कम कर दी गई, यानी हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर कम कर दी गई, घटा दी गई। यानी अब हाई कोर्ट की भी बारी आ गई सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ। एक जो नया प्रोविजन आया वो आया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का। देखो, आपने सुना होगा आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है? यह है राज्यसभा की एक पावर, यानी राज्यसभा अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस अगर क्रिएट करना चाहती है तो उसकी पहल केवल राज्यसभा में की जा सकती है, ऐसा मेंशन है आर्टिकल 249 में। तो इसी का यूज करते हुए उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एक प्रोविजन किया गया। हालांकि ये आज तक लागू नहीं हुआ, लेकिन इसका प्रोविजन किया गया था। उसके बाद इसमें उससे रिलेटेड क्या किया गया? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी स्टेट में सेंट्रल आर्म फोर्स अगर भेजना चाह रही है तो पहले उसकी परमिशन नहीं थी, लेकिन इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या किया गया कि किसी गंभीर सिचुएशन से निपटने के लिए अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट के अंदर जो आर्म फोर्स हैं उनको डिप्लॉय कर सकती है, यानी आर्म फोर्स को डिप्लॉय एनी आर्म फोर्स इन द यूनियन टू टैकल एनी ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन एनी स्टेट, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या है कि डिप्लॉय कर सकती है, किसको? फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है किसी भी स्टेट के अंदर। एक नया प्रोविजन ये जोड़ा गया। फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग क्या चेंज हुआ? देखो, चूंकि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल प्रकृति के हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? जस्टिसेबल है फंडामेंटल राइट की, यानी फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि
कुछ ऐसे प्रोविजन जो देश हित में जरूरी थे, जैसे गरीबी को दूर करना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको लागू करना, तो उसके लिए जरूरी था कि आर्टिकल 14, 19 और 31 इनके ऊपर वरीयता दी गई डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, उनके ऊपर वरीयता डीपीएसपी को दी गई। तो ये ध्यान रखना है। एक अमेंडमेंट आर्टिकल 102(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन का 102वां जो आर्टिकल है 102, इसमें एक नया चेंज आया। नया चेंज क्या था? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद। इसका मतलब क्या है? देखो, जब कोई भी मेंबर या कोई कैंडिडेट जब इलेक्शन लड़ता है तो ये चेक किया जाता है कि वो किसी ऐसी जॉब में तो नहीं इंक्लूड है, किसी ऐसी जॉब पे तो नहीं है जो गवर्नमेंट से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, यानी गवर्नमेंट से कहीं और वो कोई फायदा तो नहीं उठा रहे। तो उसके लिए किया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली जो टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई। यानी अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड है तो पहले उसे वहां से रिजाइन करना पड़ेगा, तब वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, तब वो किसी हाउस का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है। तो आज की क्लास में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मैंने पूरे डिटेल में आपको बता दिया है। अब आप इसको अगर स्टार्टिंग से लेके और एंड तक एक बार आपने ये वीडियो देख लिया ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इससे आपका कोई क्वेश्चन छूट पाएगा। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के जो और इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो अलग से मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।